आज क से कहानी के स्पेशल एपिसोड में कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। इस वीडियो में जानेंगे कैसे अमृतसर के हिंदू कॉलेज से उनका पीएम बनने तक का सफर, कैसे पीएम रहते हुए उनकी पसंदीदा गाड़ी मारुति 800 थी। 26 सितंबर 1932 को पेशावर के गाह नाम के गांव में गुरमुख सिंह कोहली और अमृत कौर के घर जन्म हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। पेशावर में उनके परिवार का व्यापार था। बचपन में ही मां गुजर गई तो दादी यमुना देवी के साय में ही लड़कपन के सबक सीखे। पेशावर में जिस स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पढ़ाई की, आज वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यह अलग बात है, वो स्कूल तब भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 15 सालों में मनमोहन सिंह ने अपनी आंखों से देश का बंटवारा और कत्लेआम की इंतहा देखी थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर में आकर बस गया। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में उनका दाखिला हुआ और इकोनॉमिक्स से मनमोहन सिंह ने ग्रेजुएशन किया। उस दौर में ग्रेजुएशन की डिग्री ही काफ़ी ऊंची मानी जाती थी, लेकिन पढ़ाई में बेहद होशियार मनमोहन सिंह और पढ़ना चाहते थे। पहले से ग्रेजुएशन तक वो क्लास में अव्वल ही आए। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए मनमोहन सिंह प्रख्यात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली। मनमोहन सिंह अब बन चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत लौटे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। एक युवा विद्वान, अर्थशास्त्री और शिक्षक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह मशहूर होने लगे थे, लेकिन सीखने की ललक उन्हें ले गई यूनाइटेड नेशंस, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया, 1966 से 1969 तक। अगले 2 सालों तक उन्होंने विश्वविख्यात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के चर्चे दिल्ली सरकार तक पहुंच रहे थे। उस वक्त देश के कॉमर्स मिनिस्टर रहे ललित नारायण मिश्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री का एडवाइजर बना दिया। ये सरकार के साथ काम करने का डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला अनुभव था। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का चीफ एडवाइजर बनाया गया, 1976 में वित्त सचिव, 1980 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष और 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के तौर पर देश ही नहीं, विदेशों में भी जाना पहचाना नाम बन चुके थे। 1984 के चुनाव के बाद कांग्रेस का खुद के बलबूते पूर्ण बहुमत लाना इतिहास की बात होने वाली थी। सरकार गिरी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी विदाई हो गई। 1989 में वो जिनेवा स्थित एक थिंक टैंक के महासचिव के तौर पर काम करने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नया पता जिनेवा था, लेकिन महज कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनकी भारत वापसी होने वाली थी। आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1990 में भारत बुलाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार का पद दिया गया। मार्च 1991 में वो यूजीसी के चेयरमैन नियुक्त हुए। वो राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। कुछ महीनों बाद पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस को फिर से अपना प्रधानमंत्री मिला। नरसिम्हा राव जब अपनी कैबिनेट बना रहे थे तो उनके बेहद करीबी अधिकारी पीसी अलेक्जेंडर ने उन्हें सलाह दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें ये सूचना मिली कि उन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया जा रहा है तो उन्हें लगा ये एक मजाक है। जब अगले दिन शपथ ग्रहण के वक्त पीएमओ से फोन आया तो वो भागे भागे शपथ में पहुंचे। ये वो वक्त था जब भारत की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर थी। देश भीषण कर्जे में था। लाल फीताशाही, अफसरशाही और पुराने तौर तरीकों ने भारत की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब देश के वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव के पास पहुंचे एक मॉडल के साथ जो देश की आर्थिक तस्वीर को बदलने वाला था। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नरसिम्हा राव जानते थे और उन्होंने कहा कि यह मॉडल सफल हुआ तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर ये असफल हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह तैयार हो गए। नरसिम्हा राव भी जानते थे कि देश की आर्थिक हालत जैसी है, इसे ठीक करने के लिए भारत में कोई सबसे योग्य आदमी है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही है। इसके बाद ताबड़तोड़ फैसले हुए। पूरा आर्थिक ढांचा बदला गया। भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया गया। इसका विरोध भी जमकर हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी, जो उस वक्त एक एनजीओ में काम करती थी, वो बताती हैं कि पिता की नीतियों के कारण उनके दफ्तर के ही लोग उनका बहिष्कार करने लगे थे। उन्हें मीटिंग्स में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन देश ने और दुनिया ने भी ये देखा कि इस पॉलिसी ने भारत के बाजार को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
देश की आर्थिक तस्वीर संवरने लगी थी। डॉक्टर सिंह की छवि एक क्रांतिकारी अर्थशास्त्री के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तय कर लिया कि देश की अर्थव्यवस्था अब इसी रास्ते पर चलेगी, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बने। यही वजह थी कि अगले चुनाव में जब बीजेपी की सरकार आई तो देश की आर्थिक नीति वही रही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। आज भी भारत उसी इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करता है। देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में कांग्रेस के नेता थे। इस बात को बहुत कम लोग याद रखते हैं। वही लोग हैरान होते हैं कि आखिर 2004 में सोनिया गांधी ने अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम कैसे बना दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर पीएम ना भी बनते तो एक अर्थशास्त्री के तौर पर भारत उनको हमेशा याद रखता। लेकिन जो रब के नेक बंदे होते हैं, ऊपर वाला उन्हें नवाजता ही है। डॉक्टर सिंह एक बार नहीं बल्कि 2 बार देश के पीएम के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले चंद प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आधार कार्ड से लेकर ऐसे अनगिनत उपलब्धियां हैं जो पीएम के तौर पर डॉक्टर सिंह के हिस्से में आई। लेकिन कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ऐसा ही हुआ कि कामयाबी का श्रेय कोई और ले गया। आलोचनाएं सारी उनके हिस्से में आती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह विद्वान थे, लेकिन जबान दराजी के खिलाड़ी नहीं थे। उन्हें राजनेताओं की तरह भाषण देना नहीं आता था। यही वजह थी कि जिंदगी में एक ही दफा उन्होंने 1999 में साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 30,000 वोटों से हार गए। उनकी हार की वजह भी राजनीतिक तिकड़मों में उनका अनाड़ी होना था। ना वो चुनाव के नाम पर चंदा वसूलते थे, ना किसी कार्यकर्ता को उगाही करने देते थे। अंदरूनी राजनीति ने उन्हें चुनाव तो हरवा दिया, लेकिन डॉक्टर सिंह ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वो हमेशा एक जेंटलमैन रहे। प्रधानमंत्री बनकर भी उनके अंदर का एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी जिंदा रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे असीम अरुण ने एक बेहद दिलचस्प किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है। असीम अरुण लिखते हैं, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन। टीम का नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। आईजी सीपीटी वो व्यक्ति हैं जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे नहीं हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी तो पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आलोचना, आंदोलन, लानत, मलानत न जाने कितना कुछ झेलना पड़ा। एक तरफ स्वामी रामदेव, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं संसद में विपक्ष तीखे हमले कर रहा था। बेहद कम बोलने वाले मनमोहन सिंह ने वैसे तो हमेशा अपने काम से जवाब दिया। व्हीलचेयर पर संसद पहुंचने की उनकी आखिरी वीडियो को देख कई लोगों का दिल पसीज गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सीनियर की तरह रिटायरमेंट ली और अपनी जगह सोनिया गांधी को सौंपकर पूरी गरिमा के साथ परिदृश्य से गायब हो गए। ठीक उसी तरह जैसे 92 साल की उम्र में भारत माँ के सच्चे सपूत के तौर पर क्रांतिकारी बदलावों के नायक की तरह उन्होंने काम किया और खामोशी से विदा हो गए। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, मुझे उम्मीद है इतिहास मेरा मूल्यांकन करते हुए मेरे साथ न्याय करेगा। यकीनन आज़ाद भारत के इतिहास में अमर योगदान देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये देश हमेशा याद रखेगा। तो ये कहानी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अगली कहानी आप कौन सी शख्सियत पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।